नमस्कार दोस्तों, देव गंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संविधान में और संविधान में आज हम नया टॉपिक छेड़ते हैं नीति निर्देशक तत्व मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस बात पे अगर हम चर्चा करें नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, इस बात पे भी हम पूरी अभी बात करते हैं। देखो नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं यानी राज्य के कल्याणकारी राज्य ऐसा कार्य करे जो लोगों के कल्याण की स्थापना करे। और ये जो होता है ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, समाजवादी होते हैं, मतलब ये राज्य के प्रति सकारात्मक होते हैं। इससे पहले हमने बात की थी मौलिक अधिकार की। मैंने मौलिक अधिकार ये कहा था कि ये राज्य के प्रति क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्य के प्रति क्या होते हैं, सकारात्मक होते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा है कि नीति निर्देशक तत्व वे तत्व होते हैं जो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लिखते हैं, ये भाग 4 में है। कौन से भाग में है? 4। और ये अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 तक कितने हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक है और भाग 4 में है। भाग 4 को हम आर्थिक और सामाजिक की स्थापना के रूप में भी जानते हैं। इस बात आप लिखते हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखना। नीति निर्देशक तत्व सॉरी नीति निर्देशक तत्व राज्य नीति निर्देशक तत्व राज्य के वे कर्तव्य हैं जो जो लोक कल्याण की व्यवस्था करें। अपन हम बात करें कि मूलतः इनकी प्रकृति कैसी है, समाजवाद। यानी हम बात करें मूलतः इनकी प्रकृति कैसी है, समाजवाद। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व समाज में नीति निर्देशक तत्व यानी क्या करते हैं, राज्य में आर्थिक व समाजवाद लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। की स्थापना करते हैं। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व राज्य में आर्थिक व समाजवाद लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अगर हम बात करें भारत में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक तत्व भारत में लिए गए हैं कहां से, आयरलैंड से। लेकिन इससे भी अगर मैं बात करूं कि आयरलैंड की नीति निर्देशक तत्व 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं, 1935 के अधिनियम से, जिससे उस समय उनको क्या कहा जाता, निर्देशों का उपकरण। क्या कहा जाता था? निर्देशों का उपकरण। और जो निर्देशों का उपकरण क्या था वो यूं का नीति निर्देशक तत्व में रखा गया।
लेकिन ध्यान रखना निर्देशों का जो उपकरण था वो आयरलैंड से लिए गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। ये बात समझ में आ गई। देखो, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और आयरलैंड, ये बात समझना, 1935 के अधिनियम से। अधिनियम से। और उस समय उनको क्या नाम से बताया? निर्देशों, निर्देशों का उपकरण। निर्देशों का उपकरण, ध्यान रहा। 1935 के अधिनियम से नीति निर्देशक तत्व लिए गए और 1935 में इन्हें कहते थे निर्देशों का उपकरण। और निर्देशों का उपकरण कहां से लिए गए थे? आयरलैंड से। इसलिए हम कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। अब ध्यान दो, अब हम बात करते हैं इसके प्रथम अनुच्छेद की। प्रथम अनुच्छेद, अनुच्छेद सॉरी एक बार देखना, प्रथम अनुच्छेद हम बात करते हैं। अनुच्छेद 36। 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं हम आपसे, यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दे रखी है? आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 36 में, आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 15 में? तो उत्तर क्या होगा? समझो, आर्टिकल, देखो मैंने अभी कहा राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दे रखी है। मैंने कहा आर्टिकल 12, आर्टिकल 36, आर्टिकल 48, आर्टिकल 15। तो आपका उत्तर क्या होगा? एक बात यहीं पे ध्यान देना, राज्य की जो परिभाषा है हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अनुच्छेद 12 को। अनुच्छेद 12 को। कारण समझना, रीजन ये है कि इसी आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में लिखा गया है। यानी राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद किस में लिखा गया है? 12 में। तो ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में दोनों आए 12 और 36, और अगर चौथा ऑप्शन ये भी लिखा है कि इन मतलब 12 और 36 ए और ब दोनों, तब तो उत्तर हो जाएगा ए और ब दोनों। लेकिन प्राथमिकता अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 12 को ही देनी है। किसको देनी है? अनुच्छेद 12 को। तो अनुच्छेद 36 में क्या लिखा? राज्य की परिभाषा। इतनी सी बात समझ में आ गई। हमेशा प्राथमिकता हम किसे देंगे? अनुच्छेद 12 को। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की। नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा है? 37। नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा है? 37वां। 37 में क्या लिखा गया है? 37 में लिखा गया है कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। छोटी सी एक बात समझना, मैं अभी आपको एक बात बताता हूं कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसको लागू करने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। इसको लागू करने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। यह बात अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व एक वह तत्व होते हैं जो राज्य की इच्छा के अनुसार हो। हम पहले पढ़ेंगे पूरा, जब आगे भी हम बात करेंगे कि राज्य की इच्छा के अनुसार हो, कि राज्य इसे किस तरह से लागू करता है। हमारे मूल अधिकार की तरह नहीं है कि भाई मूल अधिकार नागरिक को मतलब लागू करना ही करना पड़ेगा, वो बात नहीं। नीति निर्देशक तत्व राज्य की इच्छा के अनुसार है। इच्छा पे डिपेंड करता है कि किस तरह से राज्य को इसे लागू करता है या
नहीं। तो ये बात भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इसे हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, इसे हम न्यायालय न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 क्या कहते हैं? राज्य, काम, शिक्षा या समाज की ऐसी व्यवस्था करें जो लोगों का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। सॉरी, राज्य क्या बोल रहे हैं? राज्य लिखो, क्या लिखेंगे हम अनुच्छेद 38 के अंदर? राज्य राज्य लोगों के लिए, लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक, राज्य लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय व राजनीतिक न्याय की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था बनाए, बनाए जिससे जन कल्याण में वृद्धि हो। आई बात समझ में? जिससे जल कल्याण में वृद्धि हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसके अंदर। अब हमारा नेक्स्ट है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 39। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39। अनुच्छेद 39, ध्यान दो। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य स्त्री और पुरुषों को आजीविका के लिए, स्त्री और पुरुषों को आजीविका के लिए समान अवसर प्रदान करें। स्त्री और पुरुषों को आजीविका के लिए समान अवसर प्रदान करें। राज्य स्त्री और पुरुषों को क्या करें? राज्य सभी स्त्री व पुरुषों को आजीविका के लिए समान अवसर प्रदान करें। देखना जरा, इसी के अंदर हम देखेंगे, इसी के अंदर दिखते हैं। देखो, यही लिखता हूं मैं 39 ए। 39 ए, सुनना और देखना। 39 ए में क्या लिखा है? 39 ए में लिखा है, 39 ए के अंदर लिखा है कि राज्य समान न्याय व निःशुल्क कानूनी व्यवस्था लागू करे। 39 ए क्या लिखा है? कि राज्य समान न्याय व निःशुल्क कानूनी व्यवस्था लागू करे। इसे लागने के लिए क्या किया? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि कई गरीब परिवार होते हैं जो, उनके लिए ये कानूनी व्यवस्था ज्यादा कॉस्टली या महंगी ना पड़े। इसके आधार पर राज्य ने क्या किया है? ये अनुच्छेद कब लागू हुआ था? अनुच्छेद 42 और संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार में। क्या लिखा है? राज्य समान न्याय व निःशुल्क कानून की
निःशुल्क कानून की व्यवस्था करें। निःशुल्क कानून को लागू करें, सॉरी ऐसे लिख लो, निःशुल्क कानून को लागू करें। निःशुल्क कानून को लागू करें। यह तो अनुच्छेद 39A। और कब कब लगा, यहां पे लिख सकते हो 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। अब लिखते हैं अगले वाला। अगले में क्या है, यहां पे ध्यान दो आप, 39B बोल सकते हैं हम, या 39 बोल सकते हैं। राज्य मानवीय, राज्य मानवीय प्राकृतिक संसाधन हम बोल सकते हैं, मानवीय व भौतिक संसाधन, सॉरी मानवीय व भौतिक संसाधनों का इस तरह से आवंटन करें जिसमें लोगों का क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। राज्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का इस तरह से आवंटन करे जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कल्याण हो। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, राज्य मानवीय भौतिक, मानवीय व भौतिक संसाधनों का इस तरह से आवंटन करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का, लोगों को, लोगों सॉरी लोगों को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। फायदा हो। देखो मेरी जरा, 39B, राज्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का इस तरह से आवंटन करे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो, फायदा हो। अब बात मैं करता हूं, 39C में क्या लिखा है, राज्य क्या करेगा, आर्थिक संसाधनों का इस तरह से आवंटन करे जिसमें केंद्रीय, जिसमें केंद्रीयकरण ना हो, जिसमें केंद्रीयकरण ना हो, यानी राज्य आर्थिक आवंटनों का, यानी आर्थिक आवंटनों का इस तरह से, सॉरी राज्य आर्थिक संसाधनों का इस तरह से आवंटन करें जिससे केंद्रीयकरण ना हो, जिससे केंद्रीयकरण ना हो। वो क्या, कौन सा अनुच्छेद कहता है, 39C कहता है। क्या कहता है, 39C, 39C कहता है क्या, राज्य 39C, 39 क्या सी क्या कहता है कि राज्य आर्थिक संसाधनों का, राज्य आर्थिक संसाधनों का इस तरह से आवंटन करें, करें जिससे केंद्रीयकरण ना हो। ध्यान दो, राज्य आर्थिक संसाधनों का इस तरह से आवंटन करे जिससे केंद्रीयकरण ना हो। अब हम बात करते हैं अगले की। अगला क्या, 39D, 39D क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39D क्या बोलता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो अभी लिखते हैं हम इसको, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39D
39D क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या है? 39E समझो। 39E क्या कहता है? 39E कहता है, 39E कहता है कि राज्य स्त्री व पुरुषों को उन कार्यों से रोके जिनमें उनके स्वास्थ्य को खतरा हो। राज्य स्त्री व पुरुषों को उन कार्य के लिए रोके जिनमें उनके लिए क्या हो? उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा हो। तो हम लिख सकते हैं राज्य स्त्री व पुरुषों का, स्त्री व पुरुषों को उन कार्यों के लिए रोके रोके जिनमें इनके स्वास्थ्य के लिए खतरा हो। आई बात समझ में? जिनमें उन स्वास्थ्य के लिए खतरा हो। और 39 लास्ट का बोलते हैं 39F। 39F में क्या लिखा है? राज्य बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करें जिनमें उनका शोषण ना हो। राज्य बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करे जिनमें उनका शोषण ना हो। तो ये बात भी अभी हम पढ़ते हैं इसमें 39F में। 39F क्या बोलता है? 39F बोलता है कि राज्य बच्चों के लिए, राज्य बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करें, ऐसा वातावरण तैयार करें जिनमें उनका शोषण ना हो, जिनमें उनका शोषण ना हो, जिनमें उनका शोषण ना हो। आई बात समझ में? ये 39 हो गया। 39 के मैंने सारे पार्ट बता दिए हैं। 39 में क्या लिखा है? स्त्री व पुरुषों को आजीविका के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ए में लिखा है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय, सभी नागरिकों के लिए समान न्याय व निःशुल्क कानूनी व्यवस्था लागू करें। निःशुल्क कानूनी व्यवस्था लागू करें। और ये कब जोड़ा गया था? 42 संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। तो अगर हम दूसरा बात करें तो राज्य ऐसे, मतलब दूसरा जब बात करें, राज्य अपने भौतिक संसाधनों का इस तरह से आवंटन करें जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हो? फायदा हो। तीसरा अगर हम बात करें आर्थिक संसाधनों का इस तरह से आवंटन करें जिसमें केंद्रीयकरण ना हो, जिसमें केंद्रीयकरण ना हो। और डी में अगर बात करें, डी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। डी क्या है? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? कि समान न्याय और समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसा आप काम करोगे उसे वैसे ही उस आधार पे क्या दिया जाना चाहिए? वेतन देना चाहिए। ठीक है। ये तो हो गया डी। ई क्या कहता है? स्त्री व पुरुषों को उन कार्यों के लिए रोका जाए जिनसे उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा हो। स्वास्थ्य के लिए खतरा हो, उन कार्यों के लिए रोका जाए। और ऐसे बच्चों के लिए ऐसा वातावरण बनाना, क्रिएट करना चाहिए जिनमें उनका शोषण नहीं होता है। अब हम अगले अनुच्छेद में चलते हैं। और अनुच्छेद कौन सा है? 40। अनुच्छेद 40 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 40 में लिखा है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? राज्य ग्राम पंचायतों का क्या करेगा? गठन करेगा। और यह अनुच्छेद किससे प्रेरित है? गांधीवाद से प्रेरित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गांधीवाद से कौन कौन से अनुच्छेद प्रेरित है,
तो ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्वों जैसे 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो गांधीवाद से प्रेरित हो, तो मैं एक एक करके सबको लिखा दूंगा। जो जो गांधीवाद से प्रेरित है वो अनुच्छेद सारे यहाँ पे लिखा दिए जाएंगे। तो लिखते हैं हम 40वां। 40वां क्या है? 40वां है राज्य ग्राम पंचायतों का क्या करेगा? गठन करेगा। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 क्या कहता है? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ये तो हो गया अनुच्छेद 40, और यहीं पे लिख देना कोष्टक लगा के, गांधीवाद से प्रेरित। एक बात है ना, गांधी जी न तो संविधान सभा के सदस्य थे, न उन्होंने संविधान बनाया, फिर भी कई अनुच्छेद ऐसे हैं जो गांधीवाद से प्रेरित, क्योंकि गांधी की जो विचार थे, जो अवधारणाएं थी, वो इस तरह से थी। गांधी जी का कहना था कि अगर हमारे भारत देश की अगर आत्मा कहीं निवास करती है तो वह गांवों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गांवों के अंदर। इसलिए यह प्रेरित, वो कहते थे कि अगर भारत के गांवों का विकास हुआ तो समझो कि भारत का पूर्ण रूप से विकास हो रहा है। तो यही बात हम करते हैं अगले अनुच्छेद में। अनुच्छेद क्या है? अगला अनुच्छेद है 41। सॉरी, अनुच्छेद क्या है? 41। अनुच्छेद 41। 41 क्या कहता है भाई? देखो, अनुच्छेद 41, 41 क्या कहता है? राज्य काम, शिक्षा व लोक व्यवस्था का प्रबंध करें। राज्य काम, शिक्षा व लोक व्यवस्था की स्थापना करे। यह अनुच्छेद कौन सा है? 41। कौन सा अनुच्छेद है? 41। हाँ, तो बात करते हैं राज्य काम, शिक्षा व लोक व्यवस्था की स्थापना करें। की स्थापना करें। राज्य काम, शिक्षा व लोक व्यवस्था की स्थापना करें। ध्यान देना, ये तीनों शब्द याद कर लेना, काम, शिक्षा और लोक व्यवस्था। कई बार पूछ लिया जाता है आर्टिकल 41 में कितने शब्दों का उल्लेख किया गया है, तो उल्लेख कौन से आएंगे? 3 शब्दों का, काम, शिक्षा और लोक व्यवस्था। आर्टिकल 41 में कौन से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है, तो ये 3 दे देंगे, चौथा दूसरा दे देगा। तो ध्यान रखो इस बात का भी अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है? लिखो, आर्टिकल 42 कहता है, अनुच्छेद 42 राज्य काम की मानवोचित दशाओं का निर्धारण करेगा। राज्य काम की मानवोचित दशाओं का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। वह प्रसूति सहायता की स्थापना करेगा। वह प्रसूति सहायता की स्थापना करेगा। तो लिखो भाई, ये तो स्थापना हो गई। अब बात करेंगे हम यहाँ पे राज्य काम की मनोवांछित दशाओं का निर्धारण करेगा। निर्धारण करेगा। वह प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। यह महिलाओं के लिए, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 में क्या लिखा है?
ये भी हम जरा बात करते हैं। हाँ, अनुच्छेद 43 क्या कहता है? जीवन निर्वाह के लिए, यानी जीवन निर्वाह के लिए राज्य उद्योगों का प्रबंधन करेगा, यानी राज्य काम का प्रबंधन करेगा, कुटीर उद्योग लगाएगा, ठीक है? और इसी के अंदर हम बात करें 41 ए क्या क्या है? कुटीर उद्योगों में या उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, यानी कार्मिक कार्मिकों की भागीदारी, ये शब्द भी लिखे गए हैं कहाँ? अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 कहता है कि ध्यान देना, अनुच्छेद 43 क्या कहता है? जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा। कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा। ये तो हो गया अनुच्छेद 43। ये तो क्या हो गया? अनुच्छेद 43। ये अनुच्छेद 43 भी गांधीवाद से ही प्रेरित है। ये बात भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 43 किससे प्रेरित है? गांधीवाद से प्रेरित है। तो गांधीवाद से प्रेरित है, तो ये लिख लेना आप यहाँ पे, अनुच्छेद 43। अब अनुच्छेद 43 क्या है? 43 ए में बात करते हैं। ए में बात करते हैं, ए में क्या बात करते हैं? कुटीर उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी। कुटीर कुटीर उद्योगों में कुटीर उद्योगों में या फिर उद्योगों में, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कुटीर उद्योगों में या फिर उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी। आपने फिल्में देखी होंगी अक्सर, मजदूरों ने हड़ताल कर दी, तो उद्योगों के अंदर मजदूरों की भागीदारी देना, ताकि वो इस राजनीतिक व्यवस्था से समझ सके और उसे पहचान सके। हमेशा मजदूरों में एक लीडर भी होता है, उसका चुनाव किया जाता है बाकायदा। तो ये बात जो है, देखो ये जो अनुच्छेद है वो किससे प्रेरित है? एक और आएगा अनुच्छेद अभी इसमें, एक और लिख देता हूं मैं यहाँ से, यहाँ पे लिख देता हूं 43 बी। 43 बी, और 43 बी में क्या है? सहकारी समितियों का, सहकारी समितियों की स्थापना। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है। और यह अनुच्छेद कब जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2012 में। ध्यान रखना, 97वां संविधान संशोधन 2012 के अंदर यह संविधान जोड़ा गया था। सहकारी समितियों की, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सहकारी समितियों की स्थापना करता, ताकि गांवों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। और ये जो अनुच्छेद है वो किससे प्रेरित है? गांधीवाद से। किससे प्रेरित है? गांधीवाद से प्रेरित है। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। देखो अभी तक हमने 43 अनुच्छेद पढ़ा दिए हैं। ये एक एक अनुच्छेद आराम से याद हो जाए। अनुच्छेदों को क्या स्टार्टिंग पॉइंट से तोड़ो, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर एक एक करके तोड़ते जाओगे तो ये अनुच्छेद क्या है, सभी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ये अनुच्छेद अच्छी तरह से याद हो जाएंगे सभी के सभी। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 44 की। 44 में क्या? समान नागरिकता का अधिकार, समान नागरिकता का अधिकार, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर पहले, सॉरी, उससे हम बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक अनुच्छेद 43 बी तक देखो, सहकारी समिति की स्थापना, कुटीर उद्योगों मजदूरों की भागीदारी व जीवन निर्वाह के लिए राज्य कुटीर। देखो सुनो, ये तीनों देखो, अब इसमें सारे के सारे एक ही वर्ड है, उद्योग 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 की स्थापना, सहकारी समितियां भी उद्योगों से संबंधित, सहकारी समितियां की स्थापना। ये देखो, काम व शिक्षा व लोक व्यवस्था की स्थापना करें। ये अनुच्छेद कौन सा बोला? 41 बोल रहा है। अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायत का गठन करें या ग्राम पंचायतों की स्थापना करें। तो यहां तक हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं। इसके अगली जो चर्चा होगी वो नेक्स्ट क्लास में की जाएंगी। तब तक के लिए जय राम जी की।